Hello students, today we are going to discuss about the Newton's first law of motion. In the last lectures we have discussed about the law of inertia. ठीक है, तो उसी लॉ ऑफ इनर्शिया को आगे प्रोसीड किया न्यूटन्स लॉ. ठीक, तो न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ दिया इसके रिलेटेड. क्या बोला? द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द बॉडी इज एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट. द बॉडी इज इन द मोशन, विल रिमेन इन द मोशन unless until it is compelled by some external force. That means in case अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप कभी भी नहीं चल पाएगी. ठीक है, सपोज कर लो वी हैव अ बॉल विच इज ऑन रेस्टिंग ऑन द सरफेस. द बॉल विल रिमेन एट रेस्ट. तो इसी के रिलेटेड न्यूटन्स ने क्या बोला था? बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपने आप नहीं चल पाएगी. ठीक है, और दूसरा द बॉडी इज इन द मोशन. जैसे कंसीडर कर लेते हैं आउटर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट क्लेस्टियल बॉडीज जो है वो चली रहती है. ठीक है, सपोज दैट दिस बॉडी इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड. कितनी स्पीड के साथ चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ चल रही है. ठीक है, सो दिस बॉडी विल कंटिन्यू until or large distances. ठीक है, until it is compelled by some external force. जैसे मान लो मैंने अभी इसको ऑब्जर्व किया 10 मीटर. आफ्टर अ 1 ईयर its speed remain same 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद अगर हम 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी देखते हैं, 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी देखते हैं, तब भी इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है. ठीक है, तो इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. तो दैट मीन्स द बॉडी इज इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन. तो इसी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है. यहाँ पे जो न्यूटन्स ने इस चीज के बारे में बात की, तो न्यूटन ने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मूव कर रही तो वो मूव ही करती रहेगी. कब तक ऐसा होता रहेगा? व्हेनेवर इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. यानी कि जब हम खुद इसके ऊपर या किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब तक ये रेस्ट में रहेगी. जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, इट विल बी इन द स्टेट इन द मोशन. अब ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करेगी. उसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो अगर मैं यहां से इसको स्टॉप करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इट चेंजेस इट्स स्पीड. यानी कि अपने इसके मोशन को कर रहा है, ये चेंज कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है? द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. एक बॉडी के अंदर कितनी मोशन की क्वांटिटी जो है वो कंटेन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर मोमेंटम. ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी. नाउ सी, हम मेन चीज जो है यहाँ पे फोकस जो करेंगे वो किसके ऊपर? दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन. हम यहाँ पे सिंपल मोशन भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट we are written here as the quantity of the motion. Now see why we are writing this quantity of the motion, because एक पर्टिकुलर मोशन जो होता है तो उस मोशन में दो तरह के फैक्टर जो है वो काम करते हैं. एक तो उसका मास कितना है, सेकंड फैक्टर उसकी वेलोसिटी कितनी है. सपोज कर लो यू आर ऑन द बाइसिकल. आप एक बाइसिकल्स में हो. ठीक है, बाइसिकल है, अप्रोक्सीमेट इसका मास मानते हैं 10 kg एंड हैविंग अ कार अप्रोक्सीमेट मास 1000 kg. Now both these are moving with the same speed. मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इज आल्सो मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक का मास कम है और दूसरे का मास ज्यादा है. अगर मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करता हूं, इफ आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, सो इन विच बॉडी आई हैव टू अप्लाई द मोर फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसका मास कम है, वेलोसिटी तो सेम है दोनों की, लेकिन इसका मास कम है तो उसको रोकने के लिए फोर्स का अमाउंट जो है वो कम लग रहा है. लेकिन इस केस में फोर्स का अमाउंट क्या है? ज्यादा मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ दिस मास. यानी कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के मोशन को हम देख रहे हैं, तो इस मोशन में जो फैक्टर काम कर रहा है दैट इज द मास. अब यहां पे इसका थोड़ा सा इन्वर्स कर देते हैं. इन्वर्स कैसे करते हैं? हियर तो सेकेंड कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो मेरे पास बाइसिकल्स हैं, सेम मास की बाइसिकल्स हैं हमारे पास अब. ठीक है,
both having the 10 kg kilogram mass, इसका भी 10 kg mass है, but the first bicycle is moving with 100 meter per second, second bicycle is moving with 10 meter per second. Now again see what will happen here, in which bicycle I have to apply the more force to stop it. तो मुझे इस केस में किसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, विच इज मूविंग विद द लार्जर स्पीड. दोनों के मासेस तो सेम है लेकिन दोनों की स्पीड्स क्या है, अलग अलग है. तो इस केस में मुझे फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि इस केस में मुझे फोर्स जो है वो कम अप्लाई करनी पड़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करके बता रहा है कि भाई दोनों के मास इक्वल होने के बावजूद हमें अलग अलग फोर्सेस जो है इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ रही है. तो यहाँ पे इन फोर्सेस को कौन डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज द वेलोसिटी. इन द सिमिलर मैंने यहाँ पे मास काम कर रहा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिटरमाइन कर रही है. दैट मीन्स जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर दो फैक्टर जो है वो मेनली काम करते हैं, वन इज द मास एंड अदर वन इज द वेलोसिटी. ठीक है, तो इन्हीं के ही प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम. तो इस लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से. इस mathematical formula will comes out to be mass into velocity, because both of the factors are equally responsible for the motion of the body. That's why it is written as the quantity of the motion. Quantity of the motion इसमें मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें mass भी इन्वॉल्व है as well as the velocity भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, so that's why it is written as this. So SI यूनिट जो होगी इसकी, that can be written as kilogram, because SI unit of the mass is kilogram, velocity मीटर पर सेकेंड. और CGS यूनिट क्या बनेगी इसकी, ग्राम meter, so it's centimeter per second. So in that way we can define the linear momentum of the body. Thank you all.